आज जो टॉपिक चलेगा हम लोगों के क्या है? फॉर फीचर ऑफ शेयर। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंशों का हरण। अंशों का वर्गीकरण। तो अंशों के हरण से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन फॉर फीचर ऑफ शेयर? अंशों के हरण से क्या समझते हैं, या अंशों के हरण किसे कहते हैं? सर अलॉटमेंट को रद्द करना, उसी को अंशों का हरण कहते हैं। सर अगर और कोई उसकी शेयर अवधि से- होल्डर अगर अपना बताना पड़ा कहीं कन्फ्यूजन सर आवंटन को रद्द करना और उसकी राशि याचना तिथि पे न मिली हो। सर अगर कोई शेयर होल्डर अगर अपनी किसी अलॉटमेंट या कंस की मतलब कि याचना मतलब कि रद्द कर दिया हो, उसको अमाउंट देने में असफल रहा हो, याचना की गई हो, तो उसके अंशों को फॉरफिच कर लिया जाता है, मतलब उसके अंशों को सीज कर लिया जाता है। कंपनी उसका पैसा दे लेती है, उसको वापस नहीं करती। बात सबको समझ में आ गई? यानी कि याचना की जाती है, चाहे अलॉटमेंट मांगा गया हो, फर्स्ट कॉल मांगा गया। देखो एप्लीकेशन का पैसा कभी भी रुकता है क्या? नो। भाई जो अप्लाई करेगा उन्हीं को शेयर मिलेगा, जो नहीं अप्लाई करेगा वो तो जानते ही नहीं है। तो एप्लीकेशन बनी तो कभी नहीं रुकेगी। आगे एक कॉल शुरू सकती है, जैसे अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल का पैसा मांगा गया लेकिन मिला नहीं है। तो जब मांगा गया और पैसा नहीं मिला है तो ये तो बताया गया था कि जब भी लेटर भेजा जाएगा तो कम से कम आपको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 डेज का टाइम दिया जाता है उसके अंदर जमा करने का। जमा नहीं करेंगे तो उसके बाद से आपसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट बताया गया था? 10 ब्याज दिया जाएगा। तो ब्याज जो दिया जाएगा तो उसकी एंट्री पास करेंगे, लेकिन कितने दिन तक इंतजार किया जाए तो ये कंपनी को डिसाइड करता है कि उसको छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। हो सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दियो, कंपनी एक दिन की मोहलत नहीं देगी आपको वार्न कर देगी, पहले ही से बता देगी कि भाई देखिए अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देते हैं, मोहलत नहीं दी जाएगी आपको। कोई भी आपको मोहलत नहीं दी जाएगी कि 10 दिन 15 दिन आपको टाइम मिलेगा, आप जमा करिएगा, ब्याज के साथ जमा करिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और किसी में ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीना तक मांगे, अलॉटमेंट नहीं दियो कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल मांगा गया, फर्स्ट कॉल नहीं दिए, सेकंड कॉल मांगा गया, सेकंड कॉल नहीं दियो। अब कंपनी आती है जोश में, आती है एकदम अपने फॉर्म में आती है, नहीं दोगे तुम अलॉटमेंट मांगा तो नहीं दियो, फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दियो, सेकंड फाइनल कॉल मांगो तो नहीं दियो, क्या समझियो अपने आप को? तब उसके बाद कंपनी उसके ऊपर लेटर भेजती है, प्यार से लेटर भेजती है, पहला लेटर कि भाई पैसा अपने जमा कर दीजिए, ये काला गिरा गई है, इतने रुपये आपका इंटरेस्ट है, पूरा बिल बनाकर उसको भेजती है। नहीं सुनता है, दोबारा लेटर भेजती है, भाई आपको फलाना तारीख को लेटर भेजा गया था, आपने उस पर कोई काम नहीं धरा, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। तीसरी बार फिर लेटर भेजती है, फिर लेटर भेजा जाता है। अब आखिरी वार्निंग दी जाती है कि अब इसके बाद से कोई आपको लेटर नहीं भेजा जाएगा, ये आखिरी आपका लेटर है, इस तारीख के अंदर अगर आपका पेमेंट नहीं जमा हुआ तो आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा, फारफिश कर लिया जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुई फारफिश का? यानी कि कंपनी के लोग 4-5 लोग अपना बकायदा अलार्म वाली गाड़ी से जाएंगे और उसके बाद जा करके तुरंत बक्सा उसका खोलेंगे, कहाँ शेयर रखा है, पर्टिकुलरली छानबीन करेंगे, शेयर कहाँ पर है, खोज खास करके लेके आएंगे, भाई तुम्हारा शेयर गया। ऐसा कुछ नहीं करना। तो करेंगे क्या, कैसे रद्द माना जाएगा? तो रद्द करने के लिए क्या करेगी, जो आखिरी वार्निंग दी गई है वो डेट आ जाएगी, तो दूसरे दिन आपके न्यूज़पेपर में वहाँ के जो जहाँ पर हेड ऑफिस होगी, ध्यान देने बाद पूरे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर नहीं निकलेगा, जिस एरिया में आपकी कंपनी की हेड ऑफिस है उस हेड ऑफिस के लोकल एरिया में न्यूज़पेपर में निकल जाएगा कि मिस्टर फलां इस कंपनी के इतने शेयर होल्डर थे, इतने कंपनी के शेयर होल्डर थे, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया और आज की डेट से उनके अंशों को जब्त किया जाता है। आज के प्रति अगर कोई वो शेयर खरीदता है या खरीदते हैं या बेचते हैं, कंपनी उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होगी। XYZ कंपनी लिख करके भेज देता है, ये न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। तो रद्द हो गया न्यूज़पेपर में। अब वो खरीदते बेचते हैं, अब पता चला कि जो खरीदा है वो कहेंगे हमको सर पता ही नहीं है, अब इलाहाबाद हेड ऑफिस है, आपने इलाहाबाद में इशू किया है, हम तो मऊ के रहने वाले हैं, तो कैसे आपका हो पाएगा, कैसे हम जानेंगे? तो कंपनी उससे जिम्मेदार नहीं है। आप जब आप शेयर परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले आप पता करिए कि ये परचेज जो कर रहे हो वो शेयर का मालिक है भी कि नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं हम, तो गाड़ी खरीदने गए, ये गाड़ी उसको बेच रहे हैं, मैं पहले पता करूँगा ना गाड़ी इनकी है कि नहीं है। चोरी करके लेके आए हो तो हम तो उठा के ले लिए कि 55,000 की गाड़ी थी, मतलब 25,000 दोगे, हाँ काहे ले लो 25,000 ले लो। भाई कौन अपने जाता है,
उठा के लेके वहीं से ले गया, चाबी विधम लगी थी, दे दिया। तो इसलिए जो खरीदार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पता करे कि वो शेयर का मालिक आज की डेट में है कि नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के मालिक को तलाश करते हो कि मालिक इसका है कि नहीं है, उसी तरह इसको भी तलाश करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी, तो अगर कोई कंपनी को क्लेम करता है कि आप इलाहाबाद में न्यूज़पेपर में निकलवाओगे, हेड ऑफिस इलाहाबाद में है, तो कैसे पता रहेगा? तो आपको पता करना चाहिए था कि आप जब शेयर खरीद रहे हो तो आप कंपनी से मिले होते कि भाई हम इतना शेयर खरीदने वाले हैं इस कंपनी का, आप ही ये कंपनी है, तो देखिए शेयर होल्डर यही है क्या? तब ना कंपनी कहती है नहीं ये तो शेयर होल्डर नहीं है, इन्होंने अलॉटमेंट का फर्स्ट कल का सेकंड कल का पैसा नहीं दिया, इससे इनका रद्द कर दिया गया है। बात समझ में आ गई सबको? तो लोकल न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ बन जाती है, वही प्रूफ बन जाता है कि आपका शेयर क्या, आपकी शेयर की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। अब आपका शेयर कोई मतलब नहीं है, अब कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी चाहे तो उसको फिर क्या कर सकती है? पुनः निर्गमन कर सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? री इशू ऑफ फारफिचेड शेयर। फारफिचेड शेयर, इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमने फारफिच किया था, जो अंश हमने जब्त किया था, उस जब्त को फिर से पुनः निर्गमन कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फारफिच ऑफ शेयर बोलते हैं, री इशू ऑफ फारफिच ऑफ शेयर। तो ये कंपनी को डिसाइड करता है। तो ये रही पूरी कहानी कि जब भी आप किसी कंपनी किसी साल का पैसा नहीं देते हो, अलॉटमेंट नहीं देते हो, तो जो टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम के अंदर नहीं देते हो, तो कंपनी आपके न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में निकाल करके आपके शेयर को रद्द करने का आदेश जारी कर सकती है। बस हो गया, वही छीनना होना नहीं है, अभी घर जाना नहीं है उसको कंपनी को, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? फारफिच ऑफ शेयर। अब जब फारफिच ऑफ शेयर हो जाएगा, कंपनी उसके अंशों को जब्त कर चुकी, तो हम तो इनको एंट्री पास कर चुके हैं बाकायदा, पैसा एप्लीकेशन का दिए, तभी हमने इनका नाम लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फलाने, बाकायदा रजिस्टर में नाम पड़ा था इनका नाम से। जब वापस करते तब तो इनको लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, यह तो वापस थोड़ी किया गया है। इनका जो पैसा आ चुका होता है ना, कंपनी उस पैसे को वापस नहीं करती है, उस पैसे को भी जब्त कर लेती है। ये नहीं कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का दिया है, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का नहीं दिया था, कंपनी ने उसके शेयर को फारफिच कर लिया, तो कंपनी उसका एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा लौटा देगी, वो कंपनी की संपत्ति में दाखिल कर लिया जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, अभी आगे धीरे धीरे आएगा। तो पैसा क्या होता है? वापस नहीं किया जाता, उसको फारफिच कर लेता है, जब्त कर लिया जाता है। उसके लिए एक अलग से एक खाता खुलाता है, उस पैसे को वहाँ से कैपिटल में शामिल था। वो जब एंट्री पास करते क्या एंट्री पास कर देते? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सब में ड्यू कर चुके हो, कैपिटल में पैसा पड़ा हुआ है। और जब शेयर जब्त करोगे तो कैपिटल इशू ही नहीं है, तो उतना फालतू का पैसा कैपिटल में पड़ा हुआ है, उतना पैसा कैपिटल से निकाल लेंगे हम लोग, निकाल कर डालेंगे कहाँ पर? एक नया खाता खुल जाएगा जिसका नाम क्या पड़ेगा? शेयर फारफिच अकाउंट। क्या? शेयर फारफिच अकाउंट पड़ जाएगा उसका नाम। वहां से पैसा निकाल करके यहाँ पर निकालेंगे, तो जब वहां पर रखा हुआ था तो एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल का रेट था, जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसमें डालूंगा तो शेयर फारफिच डालूंगा। बाकी जिसका पैसा नहीं दिया उसको क्या करना होगा, तो उसकी बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमको समझना था कि फारफिच ऑफ शेयर से क्या समझते हैं। बुक की लैंग्वेज में देखो क्या कहा इन्होंने कहा कि अंशों का हरण या जब्ती का अर्थ आवंटन को रद्द करना और निर्धारित अवधि पर आवंटन की राशि और याचित राशियों को न देने के कारण सदस्यों के रजिस्टर से अंशधारियों का नाम हटा देना है। अंशधारियों के द्वारा दी गई राशि वापस नहीं की जाती है और भुगतान की जा चुकी राशि कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है। अंशधारियों के द्वारा अंशों पर बकाया का भुगतान समय पर नहीं करने पर कंपनी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अंशों को जब्त कर देती है। आवश्यक औपचारिकता मतलब कि जो नेसेसरी प्रोसीजर है उसको जब्त करने का, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लेटर भेजेगी, उसके बाद न्यूज़पेपर में निकालेगी, ये सब क्या है? ये सब एक प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटीज है। तो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद क्या हो जाती है? शेयर जब्त होता है, रद्द हो जाता है। अब अंशों को हरण करने की प्रक्रिया के बारे में दुनिया भर का सब लिखा हुआ है। टेबल F में 28 से लेकर के 34 तक प्रोविजन दिए हुए हैं, ये सब ऐसे प्रोविजन बताए गए हैं। तो जो कि 14 दिन 15 दिन ये सब चीज़ें बताई गई तुम लोगों को, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अब जब्त के जब प्रभाव क्या होगा, तो हमने बताया था कि प्रभाव का मतलब क्या है कि अब आपको जो शेयर इशू किया गया वो रद्द हो गया। अब आप उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब उसकी मालिक ही नहीं हो, है भी आपके पास शेयर, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। बेच भी दोगे तो जो खरीदार होगा वो भी उसकी वैल्यू का कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो कंपनी का मालिक ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब इसकी फारफिच की जो एंट्री होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो जानना है हम लोग को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि जो शेयर इशू किया गया था, और जिस इशू शेयर को हम फारफिच कर रहे हैं वो शेयर एट पार पर इशू किया गया था या एट प्रीमियम पर, सबसे पहले देखना होगा। इस पर एट पार पर इशू किया गया था या एट प्रीमियम। अगर एट पार पर इशू किया गया था
तो फारफीच की एंट्री क्या होगी ये जानना है। अगर एट प्रीमियम पर इशू किया गया था तो इसमें भी दो केस बनता है, क्या क्या, या तो प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका होगा या तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिल रहा होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि व्हेन प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका होगा या तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला होगा। तो कैसे पता करेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट मिला कि नहीं मिला, कैसे पता करेंगे? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगा गया था, अगर अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है तो प्रीमियम का पैसा दे चुका है। अगर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है तो इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया हुआ है, सीधी सी बात है। मतलब जिसके साथ भी पैसा मांगेगा होगा, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ मांगेगा होगा, अलॉटमेंट के साथ मांगेगा होगा, फर्स्ट काल के साथ मांगेगा होगा, सेकंड काल के साथ, अगर वो पैसा नहीं दिया हुआ है उस काल का तो इसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया हुआ है, प्रीमियम की मनी नहीं दे रखी है। लेकिन हमने पहले बताया कि एप्लीकेशन के साथ अगर होगा भी तो एप्लीकेशन के साथ तो पैसा दिया ही होगा हर हाल में, क्योंकि एप्लीकेशन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप जानेंगे किसी कंपनी का आपको शेयर की जरूरत है, तो इससे किसी का पैसा एप्लीकेशन पर रुकता नहीं है। लोग अप्लाई करेंगे तभी तो उसके बाद अलॉटमेंट मांगा जाएगा, फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, सेकंड कॉल मांगा जाएगा। जब अप्लाई ही नहीं किए हो तो फिर हम उनको जानते ही नहीं है। तो इस एप्लीकेशन का पैसा तो किसी का नहीं रुकता है, बाद की राशि मांगी जाती है, रुकता है। अलॉटमेंट अगर हो जाता है फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का और थर्ड एंड फाइनल कॉल का पैसा, ठीक है। तो तीनों केस में जनरलाइज क्या होगा ये जानना हम लोग को कि अगर एटपार पर इशू किया गया था तो एंट्री करें तो क्या करेंगे। ये इसकी एंट्री हो जाएगी पार्ट से लिखा जाएगा। सबसे पहले हमने बताया ना कि शेयर कैपिटल क्रेडिट था, डेबिट होगा। जब उसको क्रेडिट को डेबिट करोगे आप किस में डालोगे पैसे को, फॉर फ्यूचर अकाउंट। और जिसका पैसा नहीं मिला हुआ है उसका नाम लिख दोगे, जिसका पैसा नहीं मिला है। जैसे मान के चलो शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंड लास्ट का टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल लिख दे इकट्ठा। यस सर। चलो फाइनल का अकाउंट, जिसका पैसा नहीं मिला होगा आप उसको लिख सकते हैं। परफेक्ट एंट्री हो गई। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, इसको भी देख लो। इसको भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो हर हाल में करना ही करना है। शेयर कैपिटल क्रेडिट था, जब भी परचेज करोगे तो पैसा वहां से निकालोगे, जब निकालोगे तो क्रेडिट था, जब निकालोगे क्या हो जाएगा वो डेबिट। हर हाल में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया ही जाएगा। और किस अमाउंट पर किया जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। किस पर, कॉल्ड अप अमाउंट। ध्यान देना इस बात को, कॉल्ड अप अमाउंट वर्ड यूज देखना, इसलिए कि वर्ड तुम लोग बहुत बड़ा गेम है इसमें, इसको समझोगे तभी जाकर हो पाएगा। तो इससे अभी याद रख लेना, कॉल्ड अमाउंट जिस टाइम गेम खेलेंगे हम लोग पत्ता फेंकेंगे तब दिखाएंगे कि देखो ये चाल चल रही है यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसमें भी करूंगा टू शेयर फॉरफिटेड, ये हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर। जिसका पैसा नहीं मिला हुआ है उसको उसका नाम लिखूंगा। तो ये तो पैसा मिल चुका है, इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें हो सकता है कि अलॉटमेंट मिल चुका है तो इसमें किसका नहीं मिलेगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड अकाउंट को तो ऐसे लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। जितना रहेगा सब इसलिए, मतलब जिसका पैसा आपको नहीं मिला होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जब आप ड्यू कर रहे थे तो वहां पर लिखते थे, जैसे एप्लीकेशन का पैसा चाहिए था आपको, अलॉटमेंट अगर फर्स्ट ही करते, देखो फर्स्ट का जब ड्यू करते तो एंट्री क्या बात करते थे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब पैसा आता था कम आता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते थे यहाँ पर। तो जो फर्स्ट कॉल वहाँ पर डेबिट किया गया था वही क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्रेडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो उसके नाम के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा तब क्या होने वाला है, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग होने वाली है, चीज वही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम जब आप ड्यू कर रहे थे तो क्रेडिट था, जैसे अलॉटमेंट पर ड्यू करते हैं तो क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रीमियम क्रेडिट है, जब मिला ही नहीं तो फालतू का क्रेडिट है, उसमें आया ही नहीं पैसा, तो फालतू को उतना बढ़ती दिखा रहा होगा तो उसको क्या कर दें, डेबिट कर दे, तो ऑटोमेटिक जितना आया होगा उतना तो लिखा होगा उसमें। तो इससे उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। लिखेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, और जो आपका पैसा नहीं होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये जनरलाइजिंग की जाएगी कब, जब हम लोग फारफेज करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ फारफेज
एट द टाइम ऑफ फारफिश। तो देखना होगा कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, नहीं मिला होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। और ये तो बहुत आसान है। अब फारफिश करने के बाद इसको हमको रीइशू भी करना है। क्या करना है, रीइशू करना है। तो जब रीइशू करेंगे तो इसी के बाद तो प्रोसेस है, इसी के बाद ही का प्रोसेस है। तो इसके बाद जो प्रोसेस आएगा, तो चाहे इस तरह से हम लोग फारफिश के रहे हैं, चाहे इस तरह से फारफिश के रहे हैं, चाहे उस तरह से फारफिश के रहे हैं, रीइशू की तो एक ही एंट्री होनी है तीनों केस में। इससे अलग अलग वो नहीं करना है। बस जब रीइशू करोगे तो इसका मतलब जब रीइशू करोगे तो ये भी बता दूं कि जो शेयर रीइशू किया जाएगा वो अब इंस्टॉलमेंट में नहीं किया जाएगा कि 10 रुपए का है तो फिर इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाएगा। 10 रुपए का है तो लमसम पेमेंट में इशू किया जाएगा। और जो शेयर इशू किया जाएगा जरूर नहीं कि उसको एट पार पर ही इशू किया जाएगा। उसको एट पार पर भी इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हो, और एट डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हो। बात समझ आ रही है। 10 रुपये का शेयर था तो 10 रुपये पर भी इशू कर सकते हो, 12 रुपये पर भी इशू कर सकते हो, 8 रुपये का भी इशू कर सकते हो। लेकिन डिस्काउंट कितने तक कर सकते हो तो इसके लिए भी इनकम टैक्स में प्रोविजन बता रखा है, तो उसको भी बता देते हैं। जितने रुपये फारफिश किए हो, जितने रुपये उसका फारफिश किए, उसका जब्त किए हो, जितने रुपये दे चुका है उससे ज़्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। जैसे मान के चलो उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया 3 रुपया, तो हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 3 रुपये। इसका 10 रुपये का था तो 7 रुपये पर इशू कर सकते हैं, 8 रुपये पर इशू कर सकते हैं, 9 रुपये पर इशू कर सकते हैं। लेकिन सोचिए 6 रुपये पर इशू कर दें, नहीं कर सकते। इसका अगर डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा, लेकिन उतने ही तक आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं जितना पैसा उसके द्वारा जब्त किया जा चुका है, लिया जा चुका है। नुकसान अपने घर देना चाहिए, उस नुकसान की भरपाई, उस नुकसान की रिकवरी जो होगी, वो जो पैसा जब्त किया गया वहीं से उसकी रिकवरी कर ली जाएगी। यानी अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ जो डिस्काउंट पर दिया गया उस तरफ से नुकसान ही हमारा है, उस नुकसान की रिकवरी कहाँ से करेंगे, वो जो पैसा फारफिश किया वहीं से ले लो। तो इसका मतलब कि उतना ही जितना हमने पैसा दिया हुआ उतने तक डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज़्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। अपने घर से डिस्काउंट नहीं, मतलब नहीं देना है, देना तो उतने ही से जितना उसका फारफिश कर चुके हम लोग है। क्लियर सबको है। तो जब रीइशू करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, जब रीइशू करोगे तो पैसा आना ही आना है। लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमेशा किस पर लिखा था, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 10 में लिखोगे, आएगा 8 रुपया, 2 रुपये नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे, यही जो फारफिश बार बार किए हो क्रेडिट, देखो यहाँ पर भी क्रेडिट है, यहाँ पर भी क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है। भाई जब पैसा फारफिश किए क्रेडिट पड़ा होगा उसमें से निकालोगे, तो जब निकालोगे क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखूंगा टू शेयर टू फारफिश अकाउंट, लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फारफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद जैसे ही रीइशू करोगे, क्वेश्चन कहे या ना कहे, रीइशू करने के बाद एक और एंट्री बनेगी यहाँ पे। ये जो फारफिश का पैसा जो पूरा अगर बचा होगा तब तो पूरा डाल दिया जाएगा। कुछ इस्तेमाल कर लिया गया, जैसे नुकसान कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, जैसे ये 3 रुपया था, ये 2 रुपये नुकसान हुआ, 1 रुपया बचा ना अभी 1 रुपये को, अगर 3 रुपये नुकसान है 3 रुपये यहाँ से पूरा ले लिए, पूरा खत्म हो गया। 3 रुपया था, 2 रुपये नुकसान हुआ, अभी भी 1 रुपया बचा हुआ है। ऐसा होता है कि इसको 8 पार पर इशू किया हो, 10 का था 10 में इशू किए तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरा पैसा बचा हुआ है। अगर पैसा ऐसे फारफिश में बचता है, जो यहाँ पर रेट था उसमें से निकालने के बाद अभी भी उसमें बचा हुआ है, उस पैसे को हम लोग प्रॉफिट मान लेंगे। और ये जो प्रॉफिट होगी, कौन सी प्रॉफिट होगी, रेवेन्यू प्रॉफिट होगी या कैपिटल प्रॉफिट होगी, पूंजीगत लाभ है। ये आयकर लाभ का मतलब जो हर साल आप काम करते हो, रोजमर्रा का काम है, उससे आपका जो लाभ होगा उसको रेवेन्यू प्रॉफिट। जो कभी कभार प्रॉफिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया था कि प्लांट बेचने से, मशीनरी बेचने से ये भी अगर लाभ होता है, प्रॉफिट होती है, ये सब कैपिटल प्रॉफिट है। वैसे ही शेयर बार बार थोड़ी फारफिश आता है, अरे कोई निकल गया उसमें से जिसका शेयर फारफिश किया गया, उसको दोबारा रीइशू किया गया, उसका जो पैसा जब्त किए थे कुछ बचा भी रह गया, कंपनी को फायदा हो गया। और वो फायदा कौन सा फायदा है, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट किसमें डाल दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो उसमें हम लोग पढ़े थे ऑथराइज कैपिटल पढ़े थे, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व बताया गया था कि जो पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से जो बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ये जो पैसा इसे बचा हुआ है उसको भी निकाला जाएगा। तो ये फालतू का क्रेडिट पड़ा हुआ है, अपना पैसे को निकालो, ये प्रॉफिट मान लो, लेकिन जब तक रीइशू नहीं किया जाएगा तब तक उसको हम लोग प्रॉफिट नहीं मानेंगे, अभी वैसे ही पड़ा रहेगा। रीइशू कर देंगे, जो नुकसान हुआ, जो रिकवरी हुई, उसको वहां से पूरा करेंगे, और अभी भी बचा हुआ है अब उसको प्रॉफिट मान सकते हो। और प्रॉफिट को निकाल करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब निकालेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये पूरा प्रोसेस होगा। इसका मतलब कुल 3 एंट्री बढ़ी आपकी, एक तो फारफिश करने की, रीइशू करने की और ट्रांसफर करने की। अब तीनों तो एंट्री होगी भैया, तो एट पार पर इशू होगा तो ये एंट्री होगी, अगर प्रीमियम पर इशू हो गया हो तो प्रीमियम अमाउंट मिला होगा तो ये एंट्री होगी, अगर प्रीमियम पर इशू किया गया था लेकिन प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला होगा तो ये एंट्री होगी। इन तीनों में से कोई एक ही ना होगी, ऐसा तो होगी नहीं, दोनों साथ में होगी। उसके बाद बाकी दूसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री है, तो इसका अगर एक एंट्री, 2 एंट्री और 3 एंट्री, इन्हें तीनों एंट्री में से हमको कोई ना कोई एक पास करनी रहेगी इसमें से। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा फारफिश का टॉपिक कि फारफिश का ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एट पार पर है कि एट प्रीमियम पर है। अगर एट पार पर होगी तो ये एंट्री होगी, एट प्रीमियम पर होगी तो ये एंट्री होगी, रीइशू करने की एंट्री हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, फटाफट इसको लगाऊंगा और फटाफट को देख लेना उसको। देखो सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 8,000 शेयर 100 वाला है, मांगे क्या 40 30 1,000 का एक शेयर होल्डर था जिसने अपने फर्स्ट एंड फाइनल पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उसको फारफिश कर लिया। बस इतना ही बताऊंगा आज। क्या कर लिया उसको, जर्नल पास कर लिया, रीइशू नहीं किया। ठीक है, आज इधर देखो, तो 8,000 शेयर का ऑपरेशन पैसा आया होगा हमारे पास, एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8,000 शेयर का 40 रुपए के हिसाब से कितना आ गया होगा, 3,20,000। इसको तुरंत ट्रांसफर भी करेंगे हम लोग। आप बाकी सभी लोग बंद करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको तो ट्रांसफर कर दिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर सबको है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा मैं, लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 रुपए के हिसाब से 8,000 शेयर का कितना चाहिए, 2,40,000 रुपए चाहिए और 2,40,000 आ भी गया। देख लो अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000 रुपया आपको चाहिए था और 2,40,000 रुपया आ भी गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगता हूँ यहाँ पर, तो लिखा जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 शेयर का 30 के हिसाब से चाहिए आपको कितना, 2,40,000 रुपया आपको चाहिए, लेकिन क्या 2,40,000 रुपया आएगा, नहीं आएगा। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब शेयर फारफिश किया जाएगा तो पैसा कब आएगा, इसलिए हम लोग पहले उसको कॉस्ट एंड में नहीं लिखेंगे। 2 तरीका बताया था मैंने तुम लोगों को, एक बताया था कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खोलना चाहो तो खोलो और चाहे तो कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट न खोलो। जब टॉपिक छिड़ा तो तभी बताया था, दोनों एंट्री मैंने बताया था, एक बार कॉस्ट एंड एरियर की दिखा करके, एक बार बिना कॉस्ट एंड एरियर के। तो मैं यहाँ पर जब करूँगा तो कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट बिना खोले हुए करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट जितना अमाउंट उतना ही। तो 1,000 शेयर का 30 रुपए के हिसाब से कितना नहीं आएगा, 30,000। इसका मतलब हमको फर्स्ट एंड फाइनल का चाहिए कितना, 2,40,000 रुपया। 30,000 रुपया अगर नहीं आएगा तो आएगा 2,10,000। ये लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, कौन से एरियर लिखा हो बोलो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, बैंक में कितना आएगा, 2,10,000 रुपया। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल कहीं एरियर अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, 2,40,000 डेबिट है, 2,40,000 क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का 2,10,000 2,10,000। कॉल एरियर का अकाउंट दिखाना कोई जरूरी भी नहीं है, दोनों तरीके बता चुका हूँ, या दिखाओ या तो मत दिखाओ। तो मैं मैंने दिखाया हुए काम कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद कंपनी फिर क्या कर रही है, फारफिश कर रही है, हरण कर रही है। जब हरण करेगी तो देखो हर जगह शेयर कैपिटल क्रेडिट है। ये जिनके पास 1,000 शेयर था उनका भी क्रेडिट है। जब वो देंगे नहीं तो मैं उनको जब्त करूंगा, छीनूंगा, तो इसका लोग पब्लिक के बीच में था। जब इनका शेयर छीनूंगा तो इसका मतलब सही माने में 8,000 शेयर था, अब 7,000 शेयर पब्लिक के पास रहेगा, सिर्फ 1,000 शेयर हमारे पास आ जाएगा।
तो ये पूरा जितना भी पैसा कैपिटल क्रेडिट किए हो सब 8,000 शेयर क्रेडिट किए हो, 1,000 से डेबिट कर दूं तो इसका मतलब पब्लिक के पास कितना शेयर है 7,000, 7,000 का रह जाएगा। तो इस चीज को क्या कर देंगे हम लोग डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल क्रेडिट है उसको जब छीनूंगा तो क्या करूंगा डेबिट करूंगा। तो 1,000 शेयर लिखा हूं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कार्ड पे अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना कर रहा हूं 1,000। कार्ड पे अमाउंट देखा जाए तो कार्ड कितना किया जा चुका है 30। एप्लीकेशन भी कार्ड किया जा चुका है, अलॉटमेंट भी कार्ड कर चुके हो, फर्स्ट फाइनल कार्ड भी कार्ड पूरा 100 रुपया है। कार्ड पे अमाउंट बोले तो जितना कॉल किया जा चुका है, जितना मांगा जा चुका है उसको, ये नहीं कि जो नहीं मिला उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जितना रुपया मांगा जा चुका है पूरा, जो नहीं मिला जो मिला सब मिला करके कितना मांगा गया है उसको देखा जाता है, तो कार्ड पे अमाउंट उसको बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा 100 रुपया, तो कितना हो जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखूंगा यहाँ पर 1 लाख रुपया। अब शेयर फॉरफिट में वो अमाउंट लिखा जाएगा जो उन्होंने दे दिया है हमको। तो किसका पैसा दे चुके हैं वो, एप्लीकेशन का दे चुके हैं और अलॉटमेंट दे चुके हैं, दोनों दे चुके हैं। तो एप्लीकेशन का 40 रुपया, अलॉटमेंट का 30 रुपया, इसका मतलब एक शेयर पर 30 रुपये 70 रुपये दे चुके हैं। ये 1,000 शेयर के पास था, 70,000 रुपये दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं 70,000 रुपया। तो यहाँ पर लिखूंगा शेयर फॉरफिट में कितना 70,000 रुपया। और अलॉटमेंट दिए हुए इसलिए 2 शेयर अलॉटमेंट करनी होती है, 2 शेयर फर्स्ट कार्ड लिखूंगा। क्यों लिखूंगा यहाँ पर देखो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 2,40,000 था, यहाँ पर क्या था 2,10,000 था। अभी भी 2,40,000 और 2,10,000 का डिफरेंट कितना आ गया 30,000। अभी भी डेबिट में 30,000 रुपया है, वही जो डेबिट है वहाँ पर क्या करूँ मैं 30,000 रुपये से क्रेडिट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल 2,10,000 रुपया, यहाँ पर 2 शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 रुपया, दोनों मिला कितना हो गया 2,40,000 रुपया। तो 2,40,000 से डेबिट था, 2,40,000 से क्रेडिट हो गया। यहाँ पर कॉस्ट एरिया अगर मैं लिख देता, मैं यहाँ पर जानते हो क्या लिखता, तो शेयर फर्स्ट फाइल कर नहीं लिखता, कॉस्ट एरिया लिखता। क्यों, क्योंकि 2,40,000 यहाँ पर मैं लिख देता, 2,40,000 यहाँ पर भी लिख देता, तो फिर बचता क्या उसमें कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखता मैं कॉस्ट एरियर। अब जब पैसा नहीं देगा वो और फारफिजी कर लियो तो कॉस्ट एरियर वहाँ जो डेबिट है उसमें यहाँ पर क्या कर दूंगा क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है, ये रही हम लोगों की जनरल इंटरेस्ट। अब तुम लोग देता हूँ क्वेश्चन घर के लिए।